जी सर, हम देवानंद भोजे, हम महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं। हम टीम ऑफ 2 में पार्टिसिपेट किए हैं। हमारे दूसरे पार्टनर विजय धुर्वे जी है। टीम ऑफ 2 में हमको 10 दिन का टारगेट दिया है कि जो 3651 किलोमीटर है हमको 10 दिन में पूरा करना है। तो हमारा यही टारगेट है कि हम इसमें 8 या 9 दिन में कंप्लीट करें। मैं वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार भारत में डॉक्टर अमित समर्थ सर के नेतृत्व में पहली बार आयोजित करने की संधि दी है, चांस दिया है, और ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके कारण भारत में जो भी राइडर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस के राइडर्स है, वो अपनी क्षमता टेस्ट कर सकते हैं उसमें। ये राइड जो है आज 1 मार्च से कश्मीर से कन्याकुमारी स्टार्ट होने वाली है। इसमें मैं पूरे कश्मीरी जनते का, पीपल्स का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। यहाँ एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया है। सर, हम बहुत उत्साही है। इसके पहले अनुभव है, लेकिन इतने टफ और इतने लॉन्गेस्ट राइड का अनुभव नहीं है। बीआरएम में हमने अभी तक 600 किलोमीटर्स वगैरह भी किया है, लेकिन ये 3651 किलोमीटर की जो राइड है अभी पहली बार कर रहे हैं हम। तो उत्साही भी है, एक टफेस्ट चैलेंज भी है, और उसको एक चैलेंज करके हम स्वीकारना चाहते हैं। बाकी भी राइडर्स हैं हमारे साथ में, जो सीनियर राइडर्स है, उनका भी हम अनुभव लेना चाहते हैं साथ में। बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। ये टोटल सर श्रीनगर से स्टार्ट होकर जम्मू, लुधियाना, दिल्ली, सागर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागपुर, तेलंगाना, बेंगलुरु और अंत तक कन्याकुमारी तक जाएगी सर। ये रेस अक्रॉस इंडिया हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा हेडक्वार्टर है नागपुर से टाइगर मैन स्पोर्ट्स कंपनी है, और हमारे इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिस्ट डॉक्टर अमित समर्थ है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जो रेस है, रेस अक्रॉस अमेरिका 5000 किलोमीटर की, और ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस वो 9000 किलोमीटर की रेस है, वो उन्होंने की है। और वो वर्ल्ड में 7वें ऐसे है खिलाड़ी कि जिन्होंने ये रेस कंप्लीट की है, एशिया के सबसे बड़ी। तो ये जो रेस होती है अमेरिका में, उसके पैटर्न पे ये रेस, क्योंकि भारत में ऐसी कोई रेस है ही नहीं है, रेस नहीं है बड़ी रेस। तो ये एशिया की सबसे लंबी रेस होने वाली है, और रेस अक्रॉस अमेरिका के पैटर्न पे होने वाली है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है, इंडिया में रेस का कुछ है नहीं है। लोग जब अमेरिका में रेस करने जाते हैं तो उसका खर्चा बहुत होता है। तो यहाँ के लोगों को जिनका टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, तो जा नहीं पाते। अपने पास तो इंडिया में बहुत बड़ा टैलेंट है। तो हमारा वही था कि यहाँ पे लोगों को, हम अपने लोगों को ये मौका दे कि वो ये रेस कर पाए। तो ये हमारा उसके पीछे का भाव है। और इसके साथ साइकिलिंग का प्रमोशन है, और दुनिया में सब साइकिल भारत में प्रमोशन है, ये हमारा उद्देश्य है। और मेरा नाम दिलीप वर्कट है, और मैं ये रेस के लिए रूट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। पूरा रूट का मैपिंग, रूट पे जो टाइम से हमने बनाए, 13 टाइम से बनाए, जहाँ पे सब राइडर्स को सुविधा रहेगी। हर 300 किलोमीटर पे ये है। बहुत ज़्यादा इंडोरेंस चाहिए, पैशन चाहिए, तब आप जो है इस तरह की रेस जो है कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। जैसे आपने देखा किसी ने साइकिलिस्ट में नाम, साइकिलिंग करके नाम बनाया। आपने देखा कि अगर आप में पैशन है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप कर सकते हो। कोई भी डिसेबिलिटी आपके सामने नहीं आती है। और स्पोर्ट्स में तो हम वैसे भी आगे कहते रहते हैं कि हमारा JNK का जो यूथ है वो तो स्पोर्ट्स में और भी आगे है, और हमारा जो मौसम है वो तो उसको वैसे भी मदद करता है। स्कूल के लिए पूरी प्रशासन की तैयारी हो गई है। थोड़ी स्कूल के टाइमिंग चेंज किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमने अभी स्मार्ट सिटी से लेके बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो ट्रैफिक जैम की। तो स्कूल के टाइमिंग इसलिए थोड़े से चेंज किए हैं। तो पेरेंट्स का और बच्चों का हमें सहयोग मिलता रहेगा। एंड सॉरी, उनका थोड़ा सा टाइम हमने चेंज किया इस इनकन्वीनियंस के लिए, बट सब चीज़ अभी थोड़ा बहुत आगे अच्छी होने वाली है। बिल्कुल, हमारा तो पूरा कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ है, और हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत एक्टिव है। हमारी सभी पंचायतों में खेल के लिए जो मैदान बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। और आप भी, जहां आपको लगे किसी गांव में, पंचायत में कोई खेल का मैदान नहीं है, तो ज़रूर मुझे बताएं, उसको हम फिर से एक्टिवेट करेंगे। और जितनी भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, प्लीज़ डू यूज़ देम। और जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे, मैंने तो बताया हुआ, मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे चेस से लेके साइकिल से लेके, यू मेक इवेंट, आई विल कम देयर। देखिए, ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर हम डिफरेंट वायलेशंस पे काम करते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर आपने भी देखी होगी, वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स पे एक स्पेसिफिक ड्राइव हमारी चल रही है पिछले साल से। तो एक पर्टिकुलर गाड़ी जिस पे नंबर प्लेट नहीं था, उसको रोकने के लिए बताया गया था, लेकिन जो ड्राइवर है वो रुकने के बजाय उसने जो है गाड़ी तेज़ रफ्तारी से वहाँ से भगाई। तो आगे हमारा एक और लड़का खड़ा था, उसने रोकने की कोशिश की, तो उसने उस बंदे को हिट किया। जैसे बंदे को हिट किया, वो PSO था, तो उसका जो वेपन था वो एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो गया।
तो जब वो नीचे गिरा, ज़ख्मी हो गया, तो उसके बाद ये जो ड्राइवर था, इसने अपनी गाड़ी को एक गली से लेके वहाँ से वो भागे और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो खड़ी थी उनको भी नुकसान उसने पहुँचा दिया। तो ये जो लड़का हमारा था, इसको हमने हॉस्पिटल लिया है। तो उसके बाद इसमें जो पुलिस स्टेशन कंसर्न है बटमालू में, इसमें एक पर्चा भी लगा है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये चल रही है। तो बाज़ाब्ता इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस बंदे को जिसने ये जो एक्ट किया। अभी ये ट्रेस नहीं हो पाया इसे, क्योंकि इसमें नंबर प्लेट नहीं लगा था, इसीलिए इस गाड़ी को जो है रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन हम आई एम श्योर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है इसमें इसको ट्रेस किया जाएगा और इसको बाज़ाब्ता जो सज़ा इसकी है वो मिलेगी। सर बताया जाता है कि 3 फायर राउंड भी वहाँ पर चले हैं। मैंने वही कह रहा ना आपको कि जब ये जो लड़का हमारा, जब इसको ये गाड़ी ने हिट किया, क्योंकि इसके पास वेपन था, ये एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो गया इसका वेपन। तो अगर आप देखें वो ज़मीन पे लगे थे, अगर ना कुछ और मामला होता, ये गिरने की वजह से इसका एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो गया। तो इसीलिए ये जो वहाँ पे मामला इस तरीके से हुआ। सर ये जो ट्रैफिक कॉप है उनकी क्या अभी हालात? ही इज़ इन हॉस्पिटल, उसका इलाज चल रहा है, मेजर इंजरीज नहीं है, लगी है उसको, इलाज चल रहा है। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि मे बी अगर आज शाम को नहीं तो बाय टुमारो ही शुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। थैंक यू। थैंक यू। कॉलेज विमेन में सोपुर में किया गया, जिसमें बच्चियों ने काफ़ी लार्ज स्केल पर शिरकत की है। बेसिक इसका जो प्रोग्राम था वो नई सोच पे ही था, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ड्रग एडिक्शन और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरीके की जो वायलेंस हो रही है उस पर हमने ये सेमिनार यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें डिफरेंट स्पीकर्स हमने बुलाए थे और बच्चियों से भी इंटरेक्ट किया। ये हम जो है ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जिसमें ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे भी ये प्रोग्राम्स किए हैं और सारे डिग्री कॉलेजेस में भी हम ये कर रहे हैं, ताकि एक तो ड्रग्स पे और साथ में जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिसमें सुसाइड्स आ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो हमारे सोसाइटी में अब डेवलप हो रहे हैं, उन सबको केटर कर सकें। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो एक नया ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया है, जो हमने अपने रिसोर्सेज में इस्टेब्लिश किया है PHC सिंहपुरा में, और वहाँ पे राउंड द क्लॉक हमने डॉक्टर्स और काउंसलर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल की हुई है। कि ये जो इनिशिएटिव भी था नई सोच के अंडर, जो ये डोमेन के अंडर आता था मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसका आइडिया लोगों को बहुत कम होता है कि मेंटल हेल्थ क्या है। बेसिकली मेंटल हेल्थ इज़ लाइक एक इंसान का नॉर्मल वेलबींग। अगर एक इंसान नॉर्मल नहीं है तो वो अपनी लाइफ की बाकी एक्टिविटीज़ कभी सक्सेसफुली कर नहीं पाता है। इस मेंटल हेल्थ अगर इफ़ेक्ट हो जाती है एक इंसान की, उसमें वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें एक केडर हमारा है जो ड्रग अब्यूज़ है। आपने देखा होगा कि हर आए दिन आप न्यूज़ पर सुनते हैं ड्रग अब्यूज़ के बारे में कि फ़लानी जगह पे एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, फ़लानी जगह किसी ने खुदकुशी कर ली। बट बेसिकली वो खुदकुशी नहीं होती, वो ओवरडोज रीजंस होते हैं, जो हम एज प्रोफेशनल्स हमें पता होती है कि ये सडन डेथ नहीं है, ये ओवरडोज की वजह से हो जाता है। अगर ये चीज़ अलार्मिंग राइज पे है, ये ड्रग मीनीस अगर अलार्मिंग राइज पे है, तो एज सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेयरनेस करें हर जगह, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, लोकल लेवल हो। और ये जो इस चीज़ को ख़त्म करने में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट ही ऑफिशियल्स का रोल नहीं है, हम सब का एक कलेक्टिव रोल है। आज ये प्रोग्राम जो है NEP 2020 पे है, जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड वेरी aspects actually the features and implementation will be discussed in this, and Cluster University Srinagar has already implemented, and we are looking what kind of the problem we are going to face, and we will try to resolve them, and deliberations of the today's conference will be useful actually in further implementation of the NEP 2020। बच्चों के लिए जो मैसेज है कि NEP 2020 की जो फीचर्स हैं वो टुगेदर विद दी मेन सब्जेक्ट स्टडी, इसमें जो स्किल इन्हांसमेंट और एबिलिटी इन्हांसमेंट के कोर्सेज हैं, उसके ग्राउंड पे बच्चे अगर जॉब भी गवर्नमेंट का नहीं पाते तो वो अपने ओन रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, अपने ओवर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के इसमें फैसिलिटीज़ हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में, जिसमें वोकेशनल कोर्सेज़ और टेक्निकल कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो वोकेशनल कोर्सेज के ज़रिए आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड आई होप कि दिस पॉलिसी विल बी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। मेरा नाम मेहरुनिसा है, मैं
अलमदार मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आलमपुरा गांधरबल में पढ़ती हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आज हम 3 महीनों के बाद स्कूल आए हैं, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे स्कूल आने के लिए, क्योंकि हमें अपने टीचर्स, हमें अपने फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा याद आती थी। और जो हमने विंटर्स में क्या किया, हमने विंटर्स में अपने जो स्कूल वालों ने जो असाइनमेंट्स किए थे वो कंप्लीट किए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया विंटर्स में जो टाइम बचता था। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम 3 महीनों के बाद आए, पहले हमने ग्रीटिंग्स की, अपने फ्रेंड्स से मिले, अपने टीचर्स से मिले, हमें बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की। जी, दोस्त है, मैं अलमदारी कश्मीर मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 3 महीने के बाद स्कूल आई हूँ। मैं घर में बहुत बोर हो चुकी थी स्कूल आने के लिए, और मैं आज बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि मैं फिर से पढ़ूँगी और डिसिप्लिन सीखूँगी और बहुत सारी चीज़ें देखूँगी। स्कूल में सब कुछ सिखाते हैं। बच्चे को कुछ नहीं पता होता है घर में, जब वो बैठता है वो बोर हो जाता है, उसको कुछ नहीं आता है। जब वो स्कूल आता है उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको पढ़ाया लिखाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बार ये लॉसमेंटें हुई हैं, सब कुछ गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक पैराथन 120 माइक्रोन से नीचे वाला बंद नहीं हुआ है। आज देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है। पहले तो सीधा सीधा ये म्यूनसिपैलिटी को खुद अपने जो खिलाफ वर्जी अफसर हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। आज भी अब यहाँ पर इतना हेरा फेरी हो रही है कि कितनी बार ये लॉसमेंट हुई है। पहले तो गवर्नमेंट को जो ये अपनी फैक्ट्री हैं इसको कम्प्लीटली बंद करना चाहिए, उसके ऊपर जुर्माने 5 लाख रुपये रखना चाहिए, 10 लाख रुपये रखना चाहिए। जो बोर्ड अपना पोल्यूशन बोर्ड है इनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इनको फैक्ट्रियों को परमिशन देते हैं। इनके ऊपर मैं कह रहा हूँ 50-50 लाख रुपये जुर्माना लगाना चाहिए। जो जिसके अंडर ये जगह आती है, फैक्ट्रियाँ आती हैं, उस ऑफिसर को पकड़ना चाहिए कि कैसे जी आ रहा है। लखनपुर में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता नहीं है ये हमारा पोल्यूशन जो अपना लिफाफे हैं ये बंद होंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ, हमारी मंडी में है, बाजार में है, जब देख रहा हूँ तो सभी चल रहा है। और जनाब पॉलीथीन कहाँ बंद होगा? ये पॉलीथीन बंद हो गया, फैक्ट्री बंद करो फिर होगा। तो फैक्ट्री कैसे बंद होगी? फैक्ट्री बंद होगी तो उनका रोजगार बंद हो जाएगा पॉलिटिशियन का। तो पॉलिटिशियन ये बंद करना नहीं चाहता, खाली ये जनता के लिए है, फैक्ट्रियों के लिए नहीं है। वो खाली खाना पोस्ती के लिए घूम रही है, बस उनको अपना कि ऐसे घूम रही है हम दिखाने के लिए। ये तो बंद होने का तो काफ़ी टाइम का बोल चुके हैं, बंद करेंगे बंद करेंगे। ये ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता, बाकी गाली बात ऐसे होता है। बंद करना तो फैक्ट्री बंद करो ना। ये तो हर बार सुनते ही आए हैं कि पॉलीथीन बैन हो रहा है, पॉलीथीन बैन हो रहा है। कहाँ बैन हो रहा है? जब तक पीछे फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होगी। ये तो लोगों को कहा जा रहा है कि 5000 रुपया जुर्माना होगा। एमसी की गाड़ी घूम रही है, जगह जगह घूम रही है, गली गली घूम रही है। वो तो कह रही है कि 5000 रुपया जुर्माना होगा जिसने पॉलीथीन लगा होगा। पर उसको जुर्माना करने का क्या फ़ायदा? जब तक पीछे फैक्ट्री बंद नहीं होगी, फैक्ट्री से माल नहीं आएगा तो उसका तो परिणाम निकलना चाहिए। ये हम तो यही सरकार से अनुरोध करेंगे कि पहले पीछे फैक्ट्रियाँ बंद करें, फिर लोगों के आगे जाके बोले कि 5000 जुर्माना होगा, वो होगा वो होगा। इससे कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हर साल बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, हर महीने के बाद बोलते हैं, पर इसका कोई परिणाम नहीं ऐसा निकलेगा। बाहर क्या जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ भी देखो पॉलीथीन सारे सरेआम चल रहा है। हमारे इधर यहाँ भी चले जाओ, नरवाल मंडी में, कहीं सब्जी मंडी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग यहाँ पे पीछे से पंजाब वगैरह से, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से जो भी कई सब्जियाँ ऐसी आती हैं जो ख़राब हो जाती हैं बैग में, उनको पॉलीथीन में भी भरा जाता है। वो पॉलीथीन पैक करके ही आ रही हैं। देखिए, हमें तो हर तरफ से मार ही बढ़ रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स ये लगा रही हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी टैक्स की चीज़ क्या है। जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं, ठीक है, तो वो टैक्स वहाँ ले लेते हैं। अच्छा, सिलेंडर क्या हर 2 महीने बाद कभी 50 बढ़ा दिया, कभी 100 बढ़ा दिया। ठीक है, पर हमारी इनकम थोड़ी बढ़ रही है कोई। ठीक है ना, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। गवर्नमेंट को थोड़ा पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट अमीर हो, अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट हो, सब कुछ होना चाहिए। होता हर चीज़ पैसे से ही है, पर हम कहाँ से निकाल दें? हमारा कोई ये तो है नहीं कि हम 20,000 रुपया सैलरी मिलते, 20 से हमें 40 तो हमारी हुई नहीं है, 20 से हमारी 21 हो जाएगी। अगर बढ़ेगी भी तो इतनी बढ़ेगी हमारी, पर 21 में आगे टैक्स कहाँ जाएंगे इनके? तो मैं आम पब्लिक की तरफ से गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपा थोड़ा सा पब्लिक का ध्यान भी दे। पब्लिक अमीर होगी तो गवर्नमेंट अपने आप अमीर होगी। गवर्नमेंट अमीर हो रही है और पब्लिक गरीब हो रही है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें आप। सरकार से हम यही मांग करते हैं, जो रेट बढ़ाया है हम इसका विरोध करते हैं। और जो लोगों पर भारी वही पड़ गया है, इससे एक तो महंगाई के ऊपर भी असर पड़ेगा, और जो
इससे जो रेडियो लगाते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होगी। पहले जो सब्सिडी थी, सब्सिडी अभी उन्होंने बंद कर दी है, इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर इनकी जो लगातार ना कार्रवाई चलती है, आपस में घर में बैठ के एक ही सलाह करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाए। क्योंकि कभी ये गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा रहे हैं, कभी ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, कभी ये बिजली के दरें ऊपर कर रहे हैं। तो इनका सिर्फ एक ही जो जितनी भी बैठकें इनकी चलती हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ है कि इनको टारगेट कैसे किया जाए, जम्मू के वासियों को कैसे परेशान किया जाए, इनकी रोजी रोटी कैसे छीनी जाए। आज का फिर से इन्होंने जो घर के जो सिलेंडर हैं जो घरों में होते हैं यूज डोमेस्टिक जो होते हैं वो उनको 50 रुपये फिर से बढ़ा दिया इन्होंने और 350 रुपये कमर्शियल कर दिया। 350 का मतलब 350 नहीं हुआ, 350 का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई मिठाई लेने जाते हैं या कोई किसी दूध लेने जाते हैं तो बच्चे के दूध के लिए भी अब 2 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। 40% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है जो शहर में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं है। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, और लगभग उतने ही 40% ऐसे लोग हैं जिनको वर्ष भर में 1000 से कम देना है। तो 80% लोगों पर तो टैक्स है ही नहीं है, एक तरह से मैं कहूँ। हाँ, ये कुछ लोगों पर लगाया गया और वो भी बाकी शहरों से आप तुलना करेंगे, मैं दिल्ली, चंडीगढ़, बम्बई की बात नहीं कर रहा हूँ, शिमला से अगर तुलना करेंगे तो उसका 1/10 से भी कम टैक्स लगाया गया। 900 करोड़ रुपया हर साल हम अर्बन लोकल बॉडीज को देते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसमें आगे आवें। और एक बात हमने कही कि उस पैसे को सीधे उसी म्यूनिसिपैलिटी या कारपोरेशन के खाते में जमा किया जाएगा और हमारे शहर इंजन ऑफ ग्रोथ बने, इसके लिए कदम उठाया गया है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के विकास में इसका अपना योगदान होगा। ये भी है और जहाँ पे बहुत पानी की दिक्कत है और हम कपड़े भी इधर से धोते हैं और नहाते भी इधर से ही और पीने के लिए भी यही पानी है और यो गऊ वगैरह यहाँ से ही पीती है। और ये मैं कहती हूँ कि 1 साल से हम PHE वाला पानी भी नहीं इधर आया और यही कहना चाहती थी मैं। लक्ष्मी देवी है जी। और हमें इस गांव में बहुत पानी की कमी है। सरकार कहती है कि हर घर शौचालय, लेकिन शौचालय तो सबने बनाया लेकिन पानी की कमी से अभी तक भी लोग बाहर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमी है हमारे गांव में पानी की। हम अपने वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं अपने घर के छतों से और हम यहीं से पानी पीते हैं। पीने के लिए हमें काफ़ी पीने के लिए भी काफ़ी नहीं होता है। और अब हम अपने सारे माल बछड़े यहीं पे लाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं जी। और हमें पानी की बहुत दिक्कत है। तो क्या जिस तरह से जहाँ पे प्रशासन के कई सारे कार्यक्रम होते हैं, क्या आपने पानी के बारे में उनको बताया? जी हाँ, 5-6 साल पहले हमने बताया था, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन तक वहाँ पानी आया था, उसके बाद अभी तक पानी नहीं। जी, तो अगर अभी की बात करें तो अभी किस तरह से पानी का गुजारा आप कर रहे हैं? जी, अभी तक बारिश भी बहुत देर से नहीं हुई है और हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम पानी भी नीचे वाले इलाकों से मंगवाते हैं, वही टैंक में मंगवाते हैं और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। सिंह है, मैं गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल मंजो का लड़का हूँ कि हमें पानी नहीं पीने के लिए मिलता है, गंदा पानी ही हम पीते हैं और इसके लिए हमें पानी चाहिए। जहाँ पर अगर हेड पंप वगैरह लगाया जाए तो हमें आपकी बहुत थैंक यू करेंगे जी। अगर बात करें जिस तरह से आप पानी भी यही पीते हैं और नहाने या कपड़े धोने के लिए कहाँ से पानी लाते हैं? हम यही पानी इस्तेमाल करते हैं और सब गाय पशु वगैरह यहीं से पानी पीते हैं जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करोगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पानी की बहुत समस्या है और हमें पानी जल्द चाहिए। और हमारे गांव में पानी बिल्कुल भी नहीं है। गाय भी जहाँ से ही पानी पीती हैं, सब जो पशु हैं जहीं से पानी पीते हैं और हम भी जहीं से पीते हैं। हमें जो वाइट पानी होता है वो बिल्कुल मिलता भी नहीं है। ये पानी लेते हैं स्कूल में भी और यही पानी हमारे बाल बच्चे पीते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पानी मिले। और हमने पहले भी बोला था कि हमें पानी की बहुत दिक्कत है, फिर 2-3 दिन तक पानी आया था, उसके बाद पानी हमें नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, 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 प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। राजस्थानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद।
उमर अब्दुल्ला साहब, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो। आईजी गवर्नमेंट हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। आईजी गवर्नमेंट हाय 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 हाय, आईजी गवर्नमेंट हाय 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 हाय, कश्मीर के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने आयद किया है वो आर्बिट्रेरी है, अनजस्टिफाइड है। आज उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारा जम्मू की जो अर्बन की इकाई है, उन्होंने आज ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया और इसके प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लाओ, ये हमारा नारा था और इसी के अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया। सरकार ने कहा था कि एक राष्ट्र एक कर, और उसी सिलसिले में जब जीएसटी लगा तो बाकी छोटे मोटे टैक्स जो थे सब उसमें मर्ज करके इन्होंने जीएसटी लगा दिया। आज क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जा रहा है? मैं समझता हूँ या तो मोदी सरकार अपने किए पे जो कमिटमेंट की थी इन्होंने राष्ट्र के साथ, उससे वो पीछे जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों पर मैं समझता हूं कि ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जिस तरीके से आप हमारे ऊपर टैक्स थोपना चाहते हैं, आपने हमारे रोजगार के साधन तो बनाए नहीं। आप पुरानी मंडी में खड़े हैं, देख लीजिए रोजगार का क्या हालात है, यहाँ पे व्यापार कितने हैं। आप टैक्स लगाना चाहते हैं, टैक्स देने किसने हैं? आप लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जो इनका एजेंडा है वो बड़ा क्लियर है, उसको समझने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से क्या बताना चाहता हूँ, ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली इतना वीक करो कि ये सिर्फ 2 वक्त की रोटी को ही अपना सब कुछ समझ सके और अपनी किसी हक हकूक के लिए बात ना कर पाए। आप 5 साल होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों में, आपने हमें बंधुआ मजदूर बनाया। हमारा असेंबली चुनाव क्यों नहीं कराते? हमारी सरकार बने, जिसकी भी बने, वो लोग फैसला कर लेंगे हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना। ये ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोतंत्र और बाबूराज जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला मत करे। तो इसलिए आज हम प्रोटेस्ट पर हैं। सीमेंट पर टैक्स दे रहे हैं, खाने पीने की चीजों पर टैक्स दे रहे हैं। अगर हम नौकरी देखें तो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चों को डिप्रेशन हुआ है। जहाँ नौकरी का प्रबंध नहीं है, या सेहत ठीक करने का प्रबंध नहीं है, या एजुकेशन का प्रबंध नहीं है, और सब प्राइवेट दायरे में सब चीज़ें दे रहे हो, तो लिहाजा ये प्राइवेट टैक्स आपको वापस लेना होगा। नहीं तो आपने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान किसान बॉर्डरों में बैठा था। जहाँ भी हमने राय बना ली है कि 4 अप्रैल को हम मार्च करेंगे दिल्ली, और ये ऑल इंडिया इशू बना के 5 अप्रैल को जंतर मंतर में हम एक बड़ा लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट करेंगे। और इस सवाल पर हम जम्मू कश्मीर की जनता को कहते हैं कि टैक्स नहीं देना है, आपने टैक्स नहीं देना है और इसका विरोध करना है। इस विरोध के साथ हम कंधे से कंधा लगाकर अपनी लड़ाई को गलियों में ले जाएंगे, अपनी लड़ाइयों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ले जाएंगे, अपनी लड़ाइयों को दिल्ली में ले जाके सरकार को काला कानून वापस करना होगा। लगभग 2 महीने के बाद स्कूल आए हैं और अच्छा फील हो रहा है अपने दोस्तों से, ज़्यादातर अपने टीचरों से मिलके और हमारे प्यारे दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लगा। 2 महीने के बाद स्कूल आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज स्कूल आए, अपने दोस्तों से मिले, अपने उस्ताद से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पढ़ाई में दिलचस्पी, डिसिप्लिन स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम असर रियाज है। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ। आज 2 महीने के बाद शायद स्कूल खुल गए। जी हाँ, तकरीबन 2 महीने के बाद स्कूल खुला। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने टीचर से मिल रहे हैं, बहुत खुशी के साथ, और हम अपने स्कूल वापस आए हैं, मॉडर्न पब्लिक स्कूल दवालोला। वेरी गुड। यूनिफॉर्म के बगैर ही आए? क्यों? जी असल में मैं बीमार थी, इसलिए मैं यूनिफॉर्म के बगैर ही आई। अच्छा, एग्जाम्स कब है आपके? 6 मार्च से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रही है। वेरी गुड। कुछ कहना चाहती हो? जी मैं एक लास्ट में अपने टीचर्स के एक शार बताना चाहती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक करीब 3 माह के तवील सरमाई तातील के बाद
वादी कश्मीर में नर्सरी से 8वीं जमात तक स्कूल यानी युग्मी मार्ग से दोबारा खुल गए और स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल दोबारा शुरू हुआ है। इधर युग्मी मार्ग से वादी में नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। इधर नए तालीम साल के तहत मार्च से नया सेशन शुरू हो रहा है। इधर बच्चों ने भी स्कूल खोलने पर बेहद खुशी का इजहार करते हुए बताया वो स्कूल में अपने दोस्तों और टीचरों से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे।